आज हम लोग मैट्रिसेस का 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स देखे थे हम लोग। एरेज हमने पहले कंसिडर किया था। वो एरेज में हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। कैरेक्टर स्ट्रिंग मालूम है क्या होता है? कैर टाइप मालूम है? वेरिएबल। इंट और फ्लोट नाम के वेरिएबल तो आपने देखे हैं। ये कैर टाइप वेरिएबल क्या होता है? इसको ऐसे असाइन की जाती वैल्यू। ये x नाम का जो वेरिएबल है उसमें एक लोकेशन रहेगा, इसकी लेंथ जो है वो 1 बाइट रहेगी खाली। 1 बाइट यानी कितने बिट्स हुए? 8। 8 बिट में कितनी वैल्यूज रहती हैं मैक्सिमम? 0 to 8 बिट हैं। 8 बिट का मतलब हुआ 2 to the power 8 minus 1 is the largest value. 256 total values. Smallest value will be 0, largest value will be 250. इतनी वैल्यूज 1 बाइट में आ सकती हैं। नॉर्मली हम लोग इंटीजर बोलते हैं 2 बाइट या 4 बाइट का, उसमें 1 बिट साइन के लिए चली जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, उसमें मैंटिसा अलग रहता है, एक्सपोनेंट अलग रहता है। लेकिन कैर टाइप का जो वेरिएबल है वो पूरी की पूरी 8 बिट उसको सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो 256 डिफरेंट सिंबल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंबल के रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है? कौन सा कोड यूज करते हैं सिंबल्स रिप्रेजेंट करने को इंटरनली मालूम? ASCII कोड। ASCII बहुत पुराना स्टैंडर्ड है। उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी आपने कैपिटल A लिखा, B लिखा, Z लिखा, सिंबल 1 2 3 4 डिजिट्स लिखे, लेस देन साइन लिखा, ग्रेटर देन साइन लिखा, ये सब सिंबल हुए ना। हर सिंबल की एक वैल्यू है अंदर, उस वैल्यू को बोलते हैं उसका ASCII कोड। तो आप लोग कंप्यूटर में बैठ के जब टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, तो आपने जैसे टाइप किया इक्वल टू सिंबल, अब वो कीबोर्ड से जो जाता है अंदर वो इक्वल टू सिंबल ऐसा इक्वल टू करके नहीं जाएगा। क्या जाएगा? कोई वैल्यू जाएगी उसकी। कौन सी वैल्यू जाएगी? उसका जो ASCII कोड है उसकी वैल्यू जाएगी। किसी भी प्रोग्रामिंग की किताब में आपको एक ASCII कोड टेबल मिलेगा और उस कोड टेबल में सब वैल्यूज लिखी हुई हैं। जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कैर ब्लैंक एक्स, अब इसमें आप टाइप करेंगे, gedit में जाके प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम में क्या लिखा होगा? एक लाइन में CHAR ब्लैंक एक्स सेमीकोलन और एंटर। इतने सारे सिंबल्स लाइन में आ गए। वो सबके सब सिंबल्स आपके कीबोर्ड से कहीं तो भी गए, फिर वहां जाके एडिटर प्रोग्राम में गए, वो आपने देखे यहाँ पे। लेकिन वो जाने आने का जो आवागमन है इन शब्द, इन सिंबल्स का, वो कैसे होता है? वो ASCII कोड के थ्रू। तो जब भी आप कीबोर्ड पे कुछ भी एक कैरेक्टर टाइप करते हैं तो उसका सिंबल की वैल्यू जाती है अंदर, और अंदर जाके कहीं तो भी स्टोर हो जाती है। हमारे प्रोग्राम में हम ऐसी वैल्यूज कैसे स्टोर करें, इसके लिए ये कैर टाइप बनाया गया। अब चूंकि 1 बाइट में रहता है एक कैरेक्टर, तो उसकी 256 डिफरेंट सिंबल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग कौन से सिंबल्स यूज करते हैं बताइए? लेटर्स हुए A B C D X Y Z तक। कैपिटल लेटर्स हुए A B C Z तक। डिजिट्स हुए 0 1 2, कितने डिजिट्स हैं? 9 तक। ये सब सिंबल हैं। हम लोग ग्राफिकली लिखते हैं कागज पे 9। तो जब 9 का बटन आप दबाते हैं तो 9 वैल्यू नहीं जाती अंदर। 5 दबाते हैं तो 5 नहीं जाता है अंदर। Z दबाते हैं तो Z कैरेक्टर नहीं जाता है, वो जाते क्या है? ASCII वैल्यू। अब ये 0 की ASCII वैल्यू होती है, ये मैं यहां लिख रहा हूं ASCII कोड्स। 48
1 की होती है 49, 2 की होती है 50 एटसेट्रा। ये एस की वैल्यू है। यानी अगर आपने कैर एक्स बोला और यहां पे मान लीजिए आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 0, तो x के अंदर क्या जाएगी वैल्यू? 0 नहीं जाएगी, वो वैल्यू जाएगी उसका एस्की कोड यानी 48। ये 48 वैल्यू जाएगी यहां। आप अपने प्रोग्राम में कहीं लिखेंगे इफ, जैसे कैर एक्स कॉमा वाई बोला, कुछ तो भी इसका क्या मतलब हुआ? सी इन कुछ बोलते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, सी इन वाई बोलेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी। जो भी आप कैरेक्टर टाइप करोगे वो अंदर जाएगा। ओके, मान लीजिए आपने कोई कैरेक्टर टाइप किया, उसको आपको अंदर जाके चेक करना है कि भी जो कैरेक्टर टाइप किया वो क्या था, क्या वो 5 था, क्या वो 6 था। तो आप कैसा इफ स्टेटमेंट लिखेंगे? इफ वाई इक्वल इक्वल 5, यानी ये 5 सिंबल हुआ, सिंगल कोट में डाला इसलिए, नंबर 5 नहीं हुआ। तो अंदर जाके ये क्या चेक करेगा कि वाई में जो भी लिखे हैं बाइट उसकी वैल्यू एस्की कोड है क्या 5 का? वो है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कैरेक्टर के साथ जब भी हम खिलवाड़ करते हैं तो कैरेक्टर के एस्की कोड उसका मतलब है। और 256 एस्की कोड है। आप कितने सिंबल देखते हैं कीबोर्ड पे? पूरे 256 तो नहीं दिखते। यानी कई एस्की कोड ऐसे हैं जिनका सिंबल अपने को दिखेगा नहीं। ये ब्लैंक लिखा आपने यहां पर, आपने टाइप तो किया ब्लैंक, क्या वो जो लंबा बार है उसको टाइप कर देते हैं, क्या वैल्यू जाएगी अंदर? 32। ब्लैंक का कोड होता है उसी तरह से क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू सिंबल, स्लैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, हर सिंबल की कोई तो भी वैल्यू है। तो आप वो सिंबल को अगर आप रीड कर पाए अंदर तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या ये सिंबल है, क्या ये वो सिंबल है, क्या ये वो सिंबल है, ऐसा। तो ये इस तरह से बेसिक कैरेक्टर हैंडलिंग ऐसे होता है। अब सी इन जो स्टेटमेंट है वो सी इन स्टेटमेंट में एक खामी है। सी इन स्टेटमेंट अलग अलग कैरेक्टर को तो पढ़ लेगा, लेकिन मान लीजिए आपने ब्लैंक टाइप किया तो ब्लैंक को नहीं पढ़ेगा। सी इन हम लोग किस लिए यूज करते हैं नॉर्मली? ये देखिए, अगर हमने बोला इंट पी फ्लोट क्यू और बाद में लिखा सी इन ग्रेटर ग्रेटर पी ग्रेटर ग्रेटर क्यू, इसका क्या मतलब हुआ? कोई दो वैल्यूज देगा, एक वैल्यू इंटीजर होगी, एक वैल्यू रियल होगी। आप टाइप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको वैल्यू देना है पी के लिए 15 और क्यू के लिए 27.8, तो आप टाइप करेंगे 15, फिर ब्लैंक छोड़ेंगे कुछ, फिर 27.8 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना आप इनपुट पे वैल्यू। तो सी इन क्या करता है, वो ये कैरेक्टर पढ़ता है, जब भी ब्लैंक आ गई तो बोलता है एक वैल्यू खत्म हो गई। तो जितनी नॉन ब्लैंक कैरेक्टर है वो पढ़ेगा और ये 15, 1 और 5 का कोड जाएगा अंदर, उसको वो कन्वर्ट करेगा 15 वैल्यू में और फिर उसको असाइन कर देगा पी को। उसी तरह ये पढ़ेगा 27.8, क्योंकि इसके पहले ब्लैंक है, इसके बाद में ब्लैंक है, एंटर। तो ब्लैंक और एंटर के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी उसको वो इकट्ठा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई कैरेक्टर इनपुट करना है तो अगर हम इसके यहाँ पे Z टाइप करें तो Z चला जाएगा अंदर, इसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करें तो क्वेश्चन मार्क चला जाएगा, लेकिन इसके यहाँ पे अगर ब्लैंक टाइप करें तो ब्लैंक नहीं जाएगी अंदर। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि सी इन जो कमांड है वो सारी ब्लैंक को भगा देती है। सी इन जो कमांड है वो एंटर सिंबल भी नहीं लेती। अब चूंकि हम कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर हम टाइप करें उसे हम कैप्चर करके अंदर डाल सकें, ऐसी कोई कमांड चाहिए। So cin will not work because cin ignores all blanks. Cin ignores enter character. We need some other function. There is a function in C
विच इज प्री रिटन, लाइब्रेरी का फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है गेट कैर। ये फंक्शन पता है कैसे लिखते हैं अपन ने? देखा था एक बार, फंक्शन लिखना पढ़ा है अपन ने कहीं? अच्छा, फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन है। जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं आप मैथ्स में, तो एक्स की वैल्यू दी होगी, तो मान लीजिए कहीं एफ ऑफ एक्स, कहीं तो भी प्रोग्राम लिखा हुआ, आप एफ ऑफ एक्स बोलेंगे तो वो प्रोग्राम जाएगा उधर एक्स को लेके और उधर से एफ एक्स की वैल्यू लेके आएगा। करीब करीब इसी तरह ये गेट कैर नाम का एक फंक्शन है सी प्लस। तो जैसे सी इन आप लिखते हैं, उसकी बजाय आप गेट कैर लिखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको कोई पैरामीटर नहीं होता। अगर आपने ये कमांड कहीं भी प्रोग्राम में लिख दी गेट कैर, तो तुरंत जो कंप्यूटर है वो आपके कीबोर्ड में जाएगा और आपसे जो भी कैरेक्टर आप टाइप करेंगे उसको ले लेगा और वो लेके आके इसकी वैल्यू देगा। वो वैल्यू कहाँ जाएगी? तो इसलिए इसको हमेशा ऐसे यूज करें, एक्स इज इक्वल टू गेट कैर, वेयर एक्स इज ए कैरेक्टर टाइप। सो इफ यू राइट लाइक दैट यू विल कैप्चर ए कैरेक्टर। यहां पे भी हम लोग कैरेक्टर कैप्चर कर रहे थे, यहां पे भी कर रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में? फर्क यह है कि सी इन से अगर कैप्चर करते हैं तो ब्लैंक इग्नोर हो जाएगा, एंटर इग्नोर हो जाएगा। गेट कैर से अगर कैप्चर करते हैं, कोई सा भी की दबाओ आप, वो की कैप्चर होगा। स्पेस दबाओगे स्पेस कैप्चर हो जाएगा, एंटर दबाओगे एंटर कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि एंटर का भी ASCII कोड है, हर चीज का ASCII कोड, हर चीज का ASCII कोड। अगर ये फंक्शन हमें दिया है तो हम ये प्रॉब्लम अब ऐसा लिखते हैं, read all characters from keyboard till X is typed. ये प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? कीबोर्ड में कोई तो भी आप बोलेंगे, आप कैरेक्टर टाइप करते जाओ, जो भी कैरेक्टर टाइप करे 5, 10, 15, 50, 100, वो सब कैरेक्टर पढ़ते जाओ एक एक करके। कब तक? जब तक कोई बड़ा कैपिटल एक्स नहीं टाइप कर दे। अगर उसने कैपिटल एक्स टाइप किया, आपको रुक जाना है। जब तक कैपिटल एक्स नहीं टाइप करता, आपको पढ़ते जाना। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और आपने कैपिटल एक्स आने तक कितने कैरेक्टर पढ़े? 25 पढ़े होंगे, 50 पढ़े होंगे, जितने भी पढ़े। ये प्रोग्राम बोलता है कि हर कैरेक्टर जो आपने पढ़ा उसका ASCII वैल्यू प्रिंट करो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, हमें ASCII वैल्यू चाहिए उसकी। कैरेक्टर तो हम टाइप कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? सबसे पहले ये पता करते हैं कि कैरेक्टर के ASCII कोड तो इससे गेट कैर से आ जाएगा, लेकिन उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? ये तो एक्स कैरेक्टर टाइप हुआ। तो इसके लिए एक सहूलियत जो C++ में है वो ऐसी है कि अगर हमने कहीं पे इंट q ऐसा मान लीजिए डिक्लेयर किया, तो इस प्रोग्राम में अगर कोई कैरेक्टर वेरिएबल है y या x, और कभी भी मैं q इक्वल टू y लिख देता हूं, तो y जो कैरेक्टर है जिसके अंदर मान लीजिए 48 या ऐसी कोई वैल्यू है, वो 48 वैल्यू न्यूमेरिकली यहां असाइन हो जाएगी। यानी y नंबर है, तो y को वैल्यू क्या होगी? सिंबल नहीं होगा, उसकी जो ASCII कोड है वो असाइन हो जाए।
क्योंकि कंप्यूटर जो है ASCII कोड को एक नंबर की तरह ही ट्रीट करता है। वो नंबर हो सकता है 0 to 255 के बीच में कोई भी नंबर। तो कैरेक्टर वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल, एक तरफ तो वो सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी तरफ चूंकि वो रिप्रेजेंट ASCII वैल्यू से करता है, इट ऑल्सो हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज इक्वल टू द ASCII वैल्यू। So now suppose you have to solve this problem, how will you solve it? You have to read characters, convert every character into ASCII code and keep doing this again and again and again till what time? Till somebody types capital X. If character typed is capital S, घर जाओ, छुट्टी करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? करिए, लिखिए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे इसका? इटरेटिवली पढ़ना है, हमें पढ़ते जाना है कैरेक्टर को। मान लीजिए पहले आपने एक कैरेक्टर पढ़ा, पहले डिक्लेरेशन देख लेते। क्या क्या डिक्लेरेशन होंगे? एक कैर टाइप वेरिएबल लगना चाहिए अपने को, उसको बोल देते हैं एक्स मान लीजिए। फिर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा, से वैल्यू वी। ये वी को बोलेंगे टू कीप ASCII वैल्यू। नंबर, वी नंबर है तो x तो हम पढ़ेंगे और x की वैल्यू v को असाइन कर देंगे। अब ये सिंपल है, हमें क्या करना है? x इज इक्वल टू गेट कैर v इज इक्वल टू x। ये दो स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप एग्री करते हैं कि इसे एक कैरेक्टर पढ़ लिया जाएगा जो x में जाएगा, और v इक्वल टू x बोलने से x की वैल्यू v में चली आएगी। अगर मैं यहां पे कर दूं सी आउट, तो वैल्यू छप जाएगी बाहर। ये तो हो गया एक कैरेक्टर के लिए। अब यह मुझे लगातार करते जाना है, कब तक? जब तक कैपिटल X ना बता। तो कैसे इटरेशन लिखूंगा मैं, बोलिए? वाइल, क्या लिखूंगा वाइल के अंदर? ये चीज मुझे रिपीट करनी है कब तक? जब तक x इज इक्वल टू कैपिटल X नहीं हो जाता। जब तक x कैपिटल X नहीं हो जाता मुझे ये करते जाना है, ठीक है? लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहां पे जब आऊंगा मैं, x की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है, x की कोई वैल्यू ही नहीं है। मान लीजिए x का जो लोकेशन असाइन हुआ था उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इंसिडेंटली वही है जो कैपिटल X का ASCII कोड है। तो आप गए 12 के भाव, यहां आ जाएगा x इज इक्वल नॉट इक्वल टू x, नहीं निकल आएगा बाहर बिना कुछ पढ़े। तो इसके लिए कोई तो भी आर्टिफिशियल वैल्यू दे सकते हैं आप x को कि जो कैपिटल X ना हो, कोई भी कैरेक्टर जो कैपिटल X नहीं है। तो मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू से p, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, p लिखूं क्यों लिखूं, कुछ भी लिखूं। इससे फायदा क्या होगा? अब मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है कैपिटल P। अब जब यहां आएगा कंप्यूटर, व्हाइल x नॉट इक्वल टू कैपिटल X, नहीं है कैपिटल X क्योंकि वो तो P दिया था, तो चालू हो जाएगा इटरेशन। इसके अंदर आते से ही मैं एनीवे नई वैल्यू पढ़ रहा हूं, कैरेक्टर पढ़ रहा हूं कीबोर्ड से, और जो भी आएगा कैरेक्टर उसको मैं असाइन कर रहा हूं। तो अपने आप अगर ये x हुआ तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं हुआ तो चलता जाएगा ये इटरेशन। यानी वो गाड़ी को कैसे धक्का मार के शुरू करते हैं ना, तो ये इटरेशन एक गाड़ी है, इसको धक्का मारने की जरूरत, और ये धक्का शुरू का ये लग रहा। या द इशू वाज दैट आई वांट टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन till I type capital X. So I say while character is not equal to capital X, I keep doing this. So this is a perfectly valid statement.
यहां पे मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये पूरा इटरेशन, दिस विल बी ए प्रॉपर इटरेशन. Now the problem in this iteration is, once I come inside, I will be getting a character from input, checking it again and again and again, printing its value, check. But for the first time when I come from the top, what is the value of x? We do not know what is the value. There is a location for x here. The value is question mark. 99% of the times, this question mark will be some arbitrary value. So it will not be equal to capital X. Therefore, I will actually continue the iteration 99% of the time. But if we are unlucky, then it may so happen that at the beginning, this contains capital X code itself. If that happens, then this while will stop. We want to ensure that the while does not stop. That while will stop only when somebody types capital X, not otherwise. So what we are doing? We are giving an artificial initial value. This is an artificial initial value. What this ensures is that in the location for X, now I have a valid ASCII code which is of character capital P. Since that is not capital X, when I come here, is X equal to capital X? No. So this condition is true. Therefore, I will come in, do this. Now here I am reading an actual character. By the way, there is a mistake here. This should be written as this. Opening bracket, closing bracket. A function without a parameter. Is this understood? How the characters are read? Okay. Let us go to the next step. This is for getting one character. Suppose I want to get a name that you type. By the way, there is something which is important to understand what getchar is. Normally सी इन जब आप लिखते हैं तो कोई भी कैरेक्टर टाइप करेंगे उसके बाद एक ब्लैंक देना पड़ेगा, तभी वैल्यू कंप्लीट होती है. ये getchar ऐसा नहीं है, ब्लैंक नहीं, क्योंकि ब्लैंक भी पड़ेगा. ये जब भी आप कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करेंगे तो इमीडिएटली वो getchar कैप्चर कर लेगा. इट विल कैप्चर इट इमीडिएटली, इट विल नॉट वेट. द मोमेंट यू टाइप इट विल गो इन. You don't need to press enter, nothing. So the getchar is a very powerful function. Okay. In fact, if you have kept an infinite iteration, you can actually terminate it by putting a getchar somewhere at the end. And you check whether somebody has typed a character. The moment character is typed, you get out. So that is also a possibility. So getchar is a very powerful function, बहुत powerful function. अब इस फंक्शन का यूटिलाइज ये हमने छाप दिया सी आउट वी. अब इसको थोड़ा अलग ढंग से लेते हैं. इसको बोलते हैं फॉर ईच कैरेक्टर रेड स्टोर इट्स ASCII कोड वैल्यू इन एन array. Print all values in the array one by one on a new line. अभी कॉम्प्लिकेट कर दिया प्रॉब्लम. क्या कर दिया प्रॉब्लम को? अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, वैल्यू पढ़ी एक्स में, उसको ASCII में कन्वर्ट किया, प्रिंट कर दी. दूसरी वैल्यू पढ़ी, कन्वर्ट किया, प्रिंट कर दी. अब सवाल यह है कि आप पढ़ो लेकिन उसको भूलो मत, उसको एक एरे में स्टोर करके रखो. दूसरा कैरेक्टर पढ़ोगे, दूसरे एलिमेंट में स्टोर करो. तीसरा पढ़ोगे, तीसरे एलिमेंट में स्टोर करो. ऐसे स्टोर करते जाओ. जब मैं कैपिटल एक्स लिखूं उस समय रुक जाओ और जितनी भी ASCII वैल्यूज आपने असेंबल करी है उनको प्रिंट करो. So I want to store ASCII values not in a simple variable called v, but in an array. How will I solve this problem?
पहले वो डिक्लेरेशन तो मैं कर ही देता हूं, char x int v, लेकिन अब मुझे जो भी वैल्यू आई है वो एक एरे में असेंबल करना है, एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो उस एरे को मान लीजिए मैं लिख देता हूं int s। अब इसका साइज कितना लिखूं? बोलिए क्या लिखूं? सॉरी, जोर से बोलो। और कोई नंबर? जो भी यहां पे लिखूंगा इसका मतलब क्या हुआ? what does it mean? It means I will not be able to store more than so many values. If I say 10, I'll be able to store 10 values. If I say 50, I'll be able to store 50. If I say 80, I'll be able to store 80. If I say 1000, I'll be able to say 1000. Since the problem does not say anything about it, I have to make some assumption. प्रॉब्लम में कुछ नहीं लिखा है तो मुझे assumption करना पड़ेगा। ये पहली सोच है आपकी, आपको सोचना पड़ेगा। जो भी सोचे आप, अब इस सवाल का उत्तर कौन सा सही है ऐसा कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? हर उत्तर सही है। आपने 5 चुना, किसी ने 10 चुना, किसी ने 50 चुना, किसी ने 100 चुना, किसी ने 1000 चुना। ठीक है, अब लॉजिक क्या लगाएंगे आप? जस्टिफाई कैसे करेंगे आपके उत्तर को? आपके अजम्पशन सही है गलत है कैसे बताएंगे? नॉर्मली कितने कैरेक्टर टाइप कर सकता है? तो आप ये सोचिए कि ये सवाल पूछने वाला आपके सामने बैठा है। मैंने आपको सवाल पूछा कि सब कैरेक्टर वैल्यूज आप स्टोर करें, मैं टाइप करते जाऊंगा, तो आप मुझसे पूछेंगे क्या भैया तुम में हिम्मत है 1000 कैरेक्टर टाइप करने की? नहीं है, तो 1000 तो नहीं करते, गरज नहीं। कितने करोगे? जनरली, अभी ये अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली व्हेन यू टाइप कैरेक्टर्स you will get tired after typing 5, 10, 50. You will type in one line, not more than one line. एक लाइन में कितने सिंबल होते हैं? आपके मॉनिटर की एक लाइन में कितने सिंबल होते हैं? गिने कभी? कितने कॉलम होते हैं जब आप एडिट करते हो? 80 कॉलम्स होते हैं मॉनिटर में, 80 कॉलम्स होते हैं। 80 कॉलम के बाद अगर आप टाइप करो तो आगे कुछ दिखने के लिए बचा नहीं हो, मॉनिटर के बाहर चला जाएगा कैरेक्टर। तो अंदरूनी कंप्यूटर जो है अपने आप उसको अगले लाइन पे ले आता है। अगर आप एंटर दबाते हैं तो अपने आप अगली लाइन शुरू हो जाती है। तो जनरली 50, 100, 80, 256 आर रीजनेबल नंबर्स फॉर सच प्रॉब्लम, बट इन रियल लाइफ यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट शुड बी दैट साइज। ओके, सो लेट अस से वी पुट एन आर्बिट्ररी साइज ऑफ 100। ये डिक्लेरेशन हो गए। अब हमें क्या करना है? यही काम करना है, लेकिन यहां पे प्रिंट नहीं करना है हमें। जैसे कैरेक्टर पढ़ लेंगे उसको एक एरे में डालना पड़ेगा। अब एरे के अलग अलग एलिमेंट में डालना चाहिए। पहला जो कैरेक्टर पढ़ेंगे इट शुड गो टू 0th एलिमेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर शुड गो टू एलिमेंट 1, थर्ड कैरेक्टर गो टू एलिमेंट 2 एटसेट्रा। तो एलिमेंट को तो हम इंडेक्स करेंगे, तो इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल लगा देते हैं, यहां पे कॉमा देके आए, यह इंडेक्स वेरिएबल हो गया। अब आई को पहले शुरू में क्या रखेंगे? 0, और जैसे जैसे कैरेक्टर पढ़ते जाएंगे वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम बताइए आप इसको? यही इटरेशन यूज करें। आर्टिफिशियल कैरेक्टर, इस बार क्वेश्चन मार्क चूज किया मैंने, बिकॉज आई हैव टू टाइप अप टू कैपिटल एक्स, सो नो प्रॉब्लम देयर।
What should I do? I should read a character. But now I have to convert it into an ASCII value and assign it to what? I have to assign it to SI. What is the value of I here? It is not automatically 0. So when I say this, I should also say I equal to 0. If I don't do that, this will be wrong. अच्छा, पहली वैल्यू पड़ी वो तो S1 S0 में चली गई. अब क्या मैं वापस चला जाऊं यहां से या ऐसा लिख दूं? अगर ऐसा करूंगा अगले टाइम में दूसरी वैल्यू पड़ेगा वो फिर S0 में ही जाएगी. ठीक है. I इज इक्वल टू 0 था, x की वैल्यू 0 में चली गई, I 1 हो गया, वापिस चले गए. अभी x पढ़ा है यहां पे हमने, क्या ये x कैपिटल X है? नहीं है. तो फिर से आऊंगा मैं, दूसरा कैरेक्टर पढ़ूंगा. दिस टाइम इट विल गो टू S1 and 1 will become 2. Next time it will go to S2, 2 will become 3 and so on till such time that कैपिटल X इज नॉट रीच्ड. अब मैं यहां आऊंगा तो मेरी जो S एरे है, कैपिटल S एरे, उसमें जितने भी कैरेक्टर आपने टाइप करे उतने रहेंगे. बराबर. बस इसमें एक दिक्कत है, वन सीरियस प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम. व्हाट इज दैट सीरियस प्रॉब्लम? अच्छा, टोटल कैरेक्टर्स कितने इनपुट होंगे जब आप बाहर आओगे? मान लीजिए हमने एक और डिक्लेयर किया इंट एन कैर, और आपको यहां पे एन कैर की वैल्यू निकालना है विच इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रेड. कितने कैरेक्टर पढ़े आपने? जो भी आई की वैल्यू होगी उतने पढ़े. आई इक्वल टू 0 गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, बाहर आएंगे तो आई इक्वल टू 4 होगा. आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ना जब आप बाहर आएंगे, क्योंकि आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया है आपने. अब 0, 1 एंड 2 में तो वैल्यू चली गई है, 3 हो गया तो बाहर आ गए आप. तो वैल्यूज कितनी हुई अंदर? 3, बिकॉज 0, 1 और 2 में है. तो जो भी आई की वैल्यू है वो एन कैर हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डायरेक्टली. ठीक है. जब आप बाहर आएंगे तो जो भी वैल्यू आई की होगी उतने कैरेक्टर आपने पढ़े. नहीं समझा? ये ठीक है. अब बताइए प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें? आपने मुझे प्रोग्राम दिया और बोला कि आप करो टाइप, जब तक आप x नहीं टाइप करते तब तक ये पढ़ता जाएगा और बाद में सब s की वैल्यू करे. मैंने 3-4 वैल्यू टाइप करी, कैपिटल X दबा दिया, तो चारों वैल्यू यहां पे कैप्चर हो गई. इसके बाद में आप यहां पे एक सिंपल फॉर लूप लगा सकते हैं. फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n कैर, j प्लस प्लस, सी आउट, एस जे एंड एल. देखिए क्या कर रहे हैं हम, एन कैर वैल्यूज पढ़ ली हमने एरे में. अब फॉर आई इक्वल टू 0 टू एन कैर माइनस 1 हम हर एक एलिमेंट उसको बाहर छाप रहे हैं. सी आउट लेस देन, लेस गलत हो गया. तो ये S0 प्रिंट करेगा, फिर S1 प्रिंट करेगा, S2 प्रिंट करेगा, लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी? S n कैर माइनस 1. सब वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी. ये तो पूरा प्रोग्राम हो गया. अब इसमें बताइए गड़बड़ कहां हो सकती है? मुझे तो ये प्रोग्राम सही नजर आ रहा है, चलना चाहिए. किस हालत में ये प्रोग्राम ठीक नहीं चलेगा? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस प्रोग्राम विल नॉट वर्क करेक्ट. ऑर्डिनरीली आई एम टेलिंग यू इट शुड वर्क.
Why? We are very clear. फर्स्ट कैरेक्टर वी आर आर्टिफिशियली असाइनिंग, आर्टिफिशियली दे दिया उसकी कोई वैल्यू किक स्टार्ट करने के लिए। पहले अंदर आए, क्या x इक्वल टू कैपिटल X है? नहीं है। हमने एक कैरेक्टर पढ़ लिया, उसको S0 में डाल दिया, उसके S की वैल्यू, I को बढ़ा दिया। अब हम वापस जाएंगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर S1 में पढ़ा जाएगा, फिर S2 में, फिर S3 में। कहीं तो भी हम लोग कैपिटल X टाइप करेंगे। जब कैपिटल X टाइप करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। उस समय जो I की वैल्यू है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमने कैप्चर कर ली और उसके बाद वो एरे प्रिंट कर दी। सही है? तो क्यों गड़बड़ हो सकता है? हाँ सॉरी, हाँ मान लीजिए पहला ही लेटर आपने कैपिटल X टाइप किया तो क्या हो जाएगा? वो बाहर आ जाएगा। उस समय एन कैर की क्या वैल्यू रहेगी? 0 रहेगी। फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन एन कैर। एन कैर तो 0 है, क्या 0 लेस देन एन कैर है? नहीं है। तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जो सही है, जब आपने कैपिटल X पहले दे दिया, आपने कुछ कैरेक्टर दिए ही नहीं उसको, तो कुछ नहीं प्रिंट किया उसने। लॉजिकल है बिहेवियर। मैं एक आपको केस बताता हूं। आपने प्रोग्राम लिखा और मुझे दे दिया टेस्टिंग के लिए, that Professor Phatak, I have written a program, it will read all characters till you type capital X and then it will print all ASCII values. Now I am a sleepy person, मुझे नींद आ रही है, मैं टर्मिनल पे बैठा, $/a.out बड़े मुश्किल से दबाया और उसके बाद में कोई एक कैरेक्टर दबाया P, फिर दबाया Q, फिर दबाया 2 और मुझे नींद आ गई। तो मेरा हाथ 2 पे रह गया तो 2 2 2 2 2 2 2 अंदर आते चले गए। 1000 2 चले गए अंदर, 1000। अब आपके एरे का क्या हो गया? एरे में कितने एलिमेंट है आपके? अगर 100 से ज्यादा एलिमेंट चले गए तो प्रोग्राम क्या करेगा? पहले तो आप एक कैरेक्टर पढ़ के उसको प्रिंट कर रहे थे, तो भले प्रोफेसर फाटक सो जाए टर्मिनल पे और 2 1000 बार आ गया तो 1000 वैल्यूज आएंगी उसके ASCII। लेकिन अब आप एरे में इकट्ठा कर रहे हैं, एरे का कुछ तो भी साइज है। वही वो घर वाला हिसाब, आपने 15 कमरे का घर बनाया है और उसमें 15 कैरेक्टर रख सकते हैं। अब फाटक जो है भेज रहा है कैरेक्टर एक के बाद एक के बाद, कहां रखोगे? घर भर जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें? बोलिए। एरे बढ़ा दें? भाई मैं सो रहा हूं, आप कितने एरे बढ़ाओगे? मैं 2 घंटे सोया तो कम से कम 25-30 हजार कैरेक्टर तो ऐसे ही चले जाएंगे। एरे बढ़ा, एरे आप कितना भी बढ़ाएं, कोई तो भी आदमी गलती से या जानबूझ के उस एरे को क्रॉस कर सकता है। चूंकि प्रोग्राम आपने लिखा है इसलिए आपकी जवाबदारी है कि एरे के बाउंड कभी क्रॉस ना हो। यह आपको प्रोग्राम में चेक करना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? while x not equal to capital X and I less than 100। चमका? छोटा एक कैपिटल X वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कितनी भी बार करो, अगर I की वैल्यू 100 से कम है तो आप करते रहो। 100 से अगर ज्यादा हो गई, सॉरी मैं आपको भगा दूंगा यहां से। फिर आप जितनी बार सो, 2 घंटे सो, लेकिन आप कैरेक्टर अंदर नहीं जाएगा क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं बाहर आ गया लूप के। अब उस समय जो भी वैल्यू आई की होगी 99 होगी, अगर मैं बाहर आ गया तो 0 to 99 तक छापेगा वो, उतनी लिमिट है उसकी। तो प्रोग्राम आपका सेफ हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू आर डिक्लेयरिंग एन एरे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दैट यू आर नॉट एक्सीडिंग द साइज ऑफ द एरे। नोबडी एल्स विल चेक दैट, यू हैव टू चेक। ठीक है? अब इस प्रोग्राम को मैं एक अलग ढंग से लिखता हूं और आप बताइए क्या वो ढंग सही है। यहां पे बाय द वे चूंकि मैंने जे यूज किया है इसलिए यहां पे इंट जे भी डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर इंट जे नहीं बोला तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा।
Analyze this program. I am not using any kickstart statement. I am not assigning anything to x. In fact, I am not using x at all. I am reading a character, instead of assigning it to x, उसको किसी x character को assign नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली उसको assign कर रहा हूँ si प्लस प्लस. si प्लस प्लस s array जो है वो इंटीजर array है. ये एक्सप्रेशन क्या होगा? कैरेक्टर वैल्यू होगी. कैरेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में. वो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आ गई जो ASCII कोड होगा उसका. अब मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ कैपिटल एक्स से. कैपिटल एक्स का जो ASCII कोड है उससे ये कंपेयर हो जाएगा एक्सप्रेशन का वैल्यू. अगर ये नॉट इक्वल टू एक्स है तो ये कंडीशन सही है. उसके अलावा जो आई की वैल्यू है वो 100 से कम होनी चाहिए. अगर इतना सब है तो आप एग्जीक्यूट करो. क्या एग्जीक्यूट करो? आपने कैरेक्टर तो पढ़ लिया कंडीशन के नाम पे. अब आपको खाली उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करनी है जो आपने एरे में रखी है. यहां पे i-1 क्यों लिखा और यहां पे i++ क्यों लिखा? या so let me rewrite this statement slightly differently. Suppose instead of this I say while this while statement, do you understand? What am I doing? I am reading a character, converting it into a numerical value because this is integer, and I am assigning it to si, which is I equal to 0. So initially s0 will get this value. Since this expression has a value which is assigned, the value of this total thing itself will be the ASCII code of whatever character I have read. That will get compared with capital X. If that is not equal to capital X, this condition is true. If I is less than 100, this condition is true. I will come down. Inside, what will I be doing? I will actually be saying just I equal to I+1. Right? So I go back again. So notice that earlier I was reading the character inside the loop, assigning it to si and increasing r. Here I am reading it in the while condition itself, assigning it to si, both the jobs are done. I am actually cheating the while statement. While statement में condition लिखी जाती है. Condition के नाम पे मैं assignment statement लिख रहा हूँ. That is permitted. It is perfectly valid. Because the condition is still there. Namely, is all of this not equal to capital X? What is all of this? All of this is what was the value which was assigned in the expression. So if that value is not equal to X, the condition is true. Abhi, instead of doing I equal to I+1 here, suppose I put I++. I++ is called post increment. पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले जो करंट वैल्यू आई की है वो यूज कर लो, वो यूज करके जो पूरा स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करो, और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते होते जब आगे कुछ करने जाओगे उसके पहले आई की वैल्यू इंक्रीज करो. सो फर्स्ट यूज द करंट वैल्यू ऑफ आई, डू द एंटायर स्टेटमेंट, and when you finish executing that statement, before going to the next statement, change I to I+. So notice that here the value that will be actually used will be 0 only. शुरू में 0 ही वैल्यू है. I++ भी लिखा तो I equal to 0 है उस समय. 0 वैल्यू यहाँ यूज हो जाएगी. क्या ये स्टेटमेंट खत्म हुआ? नहीं, अभी ये असाइन करना है, ये असाइन हो गया. नॉट इक्वल टू एक्स कंपेयर करना है, वो भी हो गया. एंड लिखा है, उसके आगे फिर I less than 100 चेक करना. इस समय कौन सी वैल्यू I की चेक होगी? जो ओरिजिनल है वो. अभी तक I की वैल्यू बदली नहीं है, हालांकि हमने I++ लिखा है. इस पूरे एग्जीक्यूशन में I will remain 0. Only when I completely evaluate this condition and find out it is true or false. If it is true, I have to go inside the loop. If it is false, I have to get out.
But the moment this condition is evaluated, before doing anything, I will be now increased. That is why it is called post increment operator. So it is incremented post everything else that you have done. जो भी काम करना है खत्म करने के बाद आई की वैल्यू बढ़ा के आगे जाओ, ऐसा उसका मतलब. तो इसलिए ऐसा लिखने के बाद मुझे i इक्वल टू i+1 लिखने की जरूरत नहीं. एक इटरेशन में सबका सब पढ़ के हो जाए. हाँ, यहां si-1 क्यों लिखा? मान लीजिए मैं i इक्वल टू 0 आया, वैल्यू पढ़ ली, ये कंडीशन सही है, अंदर गया मैं, अब मुझे छापना है, लेकिन i की वैल्यू तो 1 हो गई है, i++ लिखा था. जब मैं यहां आऊंगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब S1 तो छापना नहीं है, S1 तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने S0 पढ़ा है, तो इसलिए यहां i-1. अगर ये नहीं चाहते हैं आप तो ऐसा कर सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं, यहां पे खाली सेमीकोलन डाल दीजिए. व्हाइल कंडीशन सेमीकोलन, क्या मतलब हुआ? वो इटरेशन की बॉडी कुछ नहीं है, देयर इज नो बॉडी. द इटरेशन इटसेल्फ कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू डू समथिंग. व्हाट आर यू डूइंग? In this condition, you are reading a character, assigning it to SI, incrementing. Keep doing it till you get this. So that means when this iteration completes, it is not a single statement. It will execute 20 times if you type 20 characters. When you come here, all characters have been read up to X. Now whatever is the value of I is the value of N char. You can assign it, and now if you want, you can run a for loop. Is that okay? So you have come out of this iteration has read the entire array, now you are printing it out. Earlier I was trying to print inside the same iteration, now I am printing it outside. ठीक है? ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम में चला के देखें आप चलता है कि नहीं. अब इसका एक स्टेप आगे जाते हैं. अभी तक हम लोग कैरेक्टर के ASCII वैल्यूज पढ़ रहे थे, अब हम कैरेक्टर्स के साथ ही कैरेक्टर एरे में ही कैरेक्टर रखना चाहते हैं. एक स्ट्रिंग है इंडिया, एक वर्ड INDIA, कितने कैरेक्टर्स है इसमें? 5. अब या तो मैं X1, X2, X3, X4, X5 ऐसे 5 वेरिएबल लगाऊं कैरेक्टर टाइप के, और एक एक में एक एक कैरेक्टर डालूं, उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई शब्द लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. तो इसके लिए कैर एरे यूज की जाती है. तो हम लोग अगर ऐसा लिख दें यहां पे कैर से सम वर्ड, अब इसका साइज कितना होगा? फिर से वही सवाल, मैं अगर 5 लिखूंगा तो कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं उसमें? 5. 10 लिखूंगा तो 10, 50 लिखूंगा तो 50. तो जनरली एक जो वर्ड होता है वो एक लाइन से ज्यादा लंबा नहीं होता, इसलिए हम इसको बोल देते हैं वर्ड 80. ठीक है? अब ये वर्ड 80 में हमें लिखना है ये कैरेक्टर्स, तो हम उसी तरह से इटरेशन करके वर्ड में रख देते हैं. हम ASCII वैल्यू पहले कैप्चर करते थे, तो वर्ड I में अब कैरेक्टर डाल देंगे तो कैरेक्टर भी आ जाएंगे उतने. लेकिन अब बाद में हमें पता कैसे चलेगा कि इस वर्ड में कितने अक्षर लिखे हैं?
भाई कभी हम इंडिया लिखेंगे, कभी हम लिखेंगे हाउ, कभी हम लिखेंगे यू, कभी हम लिखेंगे गणपति। अभी ये तो हर शब्द में अलग अलग वर्ड कैरेक्टर्स हैं, कैसे पता चलेगा कितने कैरेक्टर्स है वर्ड में? जब आप पढ़ रहे हो तब आप गिन सकते हो, लेकिन आपने पढ़ लिया, आपका प्रोग्राम आगे चला गया, आप हर बार कैसे याद रखेंगे कितने कैरेक्टर्स? क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो चले गया वो। इसके लिए C++ एक स्पेशल प्रोविजन करता है। कैरेक्टर एरेज जो हैं वो बहुत स्पेशल होती है। या हाउ विल यू कीप track of how many characters are there in the string? Because depending upon whether I enter this, it will have 3 characters, this will have 3, this will have 7, this will have 5. How will I know in general? If there is one string, char, array, something, and something is put there, how will you know how many characters are there? Because you see, you may even want to keep a blank inside. So there is no way you can determine how many characters are there in the string. So for that, C++ has a special provision. What C++ says, you want to store in an array, this is the array word, and suppose I am wanting to put this here, in 0th element you keep I, in first element you keep N, in second element you keep D, in third element you again keep I, in fourth element you keep A. आपका शब्द हो गया पूरा, इंडिया आ गया, INDIA. अब in fifth element you keep 0. So this is the special, this 0 is not symbol 0, ये नहीं है, ये absolute 0 है. इसको लिखते हैं \0. \0 का मतलब है absolute 0 वैल्यू. ASCII कोड टेबल में 32 स्पेस है, 48 0 है, 49 1 है, 0 क्या है? कुछ भी नहीं, कोई सिंबल नहीं 0. So you keep absolute 0 value at the end. This is a convention in C++. That means if you want to store characters in an array as a word or any string, whatever character, later on you want to find out how many characters you had put, the convention is whenever you put characters, you should put a \0 at the end after you finish. So you will read, let us say INDIA, and you will have to put this \0, or some input statement will have to put this \0. Something of that sort will have. What this means is two things. Suppose tomorrow I store this word, say you. So अभी how will the word array look like? कैसे दिखेगी ये word array? 0th element में क्या जाएगा? Y. First element में क्या जाएगा? O. Second element में क्या जाएगा? U. और third element में \0. ये हमें लिखना पड़ेगा. अब ये आपने 2-4 आ रहे हैं, word 1, word 2, word 3, कितनी भी आ रहे हो. अब आपने कभी भी उसमें असेंबल किया है जो भी वर्ड है, लेकिन उसके बाद में प्रोग्राम में किसी भी जगह किसी भी समय आप वो एरे को एग्जामिन कर सकते हैं कि भाई \0 कहाँ आया है. wherever \0 is, up to that is a valid string, because \0 is not a valid character in any characters. So this is a convention which C++ follows. All strings in C++ are stored in character arrays, and the last symbol stored inside is always \0 to say end of array. It has one implication. If you have declared the array size to be 80, then that means ordinarily you can put 80 symbols inside, 0, 1, 2, 3, 4 up to 79. But then you will not be able to put \0 because there is no space. So generally if you declare an array of size 80, how many characters you can store inside? 79. Because 80th place at least must be reserved for \0. If you put 5 characters, no problem. 0, 1, 2, 3, 4, and 5th position you can put \0. So \0 means you have to store 1 character less. But that is okay.
You can always, if you want strictly 80 character string, you declare size of array as 81. Normally no one does that. 80, 100, 256, something you declare. But you know that a single character string should be less than this. Okay. Now, I will give you another problem. सवाल को पढ़िए पहले। दो शब्द दिए हैं, दो शब्द टाइप किए इनपुट पे। ओके, मान लीजिए दो शब्द जो हैं ये दो शब्द टाइप किए। आपको मालूम नहीं कोई क्या टाइप करेगा, कोई कुछ भी कर सकता है। मैं मेरा नाम लिख सकता हूं, what is guaranteed, what the problem says, the two words are separated by a blank. यानी जो भी टाइप करेगा एक वर्ड खत्म करने के बाद एक ब्लैंक टाइप करेगा, एग्जैक्टली एक ब्लैंक टाइप करेगा। फिर दूसरा वर्ड टाइप करेगा, आफ्टर द सेकंड वर्ड ब्लैंक इज टाइप। यानी यहां पे भी एक ब्लैंक है, यहां पे भी एक ब्लैंक। तो दो शब्द मैंने टाइप किए हैं, हर शब्द में कितने अक्षर हैं मुझे मालूम नहीं है। जितने भी 5, 10, 15 जो भी हैं, उसके बाद एक ब्लैंक टाइप करूंगा, फिर आई विल टाइप 5, 10 अदर लेटर्स, अनदर वर्ड, आई टाइप अ ब्लैंक। Your job, read this much portion, whatever is the first word, this or this or this, put it in an array first, and second word, this or this or this, put it in the array second. Simple job है। कैसे करेंगे? Let me give you some declarations. So I have one array first, another array second. Please understand the algorithm. Algorithm पहले समझिए क्या करना है। आपको गेट कैर से पढ़ाई शुरू करना। पहला कैरेक्टर पढ़ा,
फर्स्ट के 0th एलिमेंट में डाल दिया, दूसरा पढ़ा फर्स्ट के फर्स्ट एलिमेंट में डाल दिया, सेकेंड एलिमेंट में डाला, थर्ड एलिमेंट में डाला, फोर्थ एलिमेंट में डाला, ब्लैंक आ गई, खत्म हो गया। आप इटरेशन से बाहर निकल आ गए, उस पोजीशन में आपने \0 डालना है अब, क्योंकि तब ये एरे पूरा कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे बन जाए। वो करने के बाद एक ही ब्लैंक थी बराबर, अगला कैरेक्टर दूसरे वर्ड में असेंबल करते जाओ। फिर उसके बाद ये जो सेकंड है, सेकंड के 0th एलिमेंट में ये डालोगे W, सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट में ये, सेकंड के सेकंड एलिमेंट में ये, थर्ड एलिमेंट में, फोर्थ एलिमेंट में, ब्लैंक आ गई, बाहर आके \0 डाल दिया, चले आया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम बताइए अब। यहां पर वही जो पहले लिखा था उसी को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, let us see what this statement will do. I have to write I equal to 0 here, बराबर है। While first I plus plus equal to getChar, what it will do, getChar will read a character, will assign it to first I की वैल्यू 0 है, it will check whether this character was blank. If that was blank, I have to get out. If it is not blank, I have to repeat itself, because there is no other body. Next time I will become 1. Next character will be read in I equal to 1. So I will read it in array first 1. वो blank है नहीं है, first 2, first 3. अगर ये input दिया है तो कब blank होगा? At what value of I it will be blank? This is I equal to 0. This is 1, 2, 3, 4. I equal to 5 blank हो जाएगा. So when I come out here, I have come out because I had received a blank here. And at that time, I would have read that and put it in first. So you look at how the first has been assigned values. Let us say I have typed hello. Let's execute this program. While I equal to 0, so this is 0th element, first I plus plus getChar, it will get me H here, बराबर? And I will become 1. Next again getChar, it will get me E, I will become 2. Next it will get me L, I will become 3. Next it will get me another L, I will become 4. Next it will read O, I will become 5. Next it will read this blank. Please note, right now blank is not being checked, it is being assigned to my array. तो यहाँ पे एक blank चला जाएगा, 5th element. इसके बाद ये चेक करेगा, अरे ये तो blank है, बाहर निकलो, लेकिन निकलने से पहले I को बढ़ा लो, I 6 हो जाए, बराबर? So जब आप बाहर निकलेंगे I will be equal to 6. Now I have assembled all the words, but I have to put a \0 at the end of the characters read. Where should I put \0? I should put it here where it was blank, because that is not part of the word. Word is finishing HELLO. Now I know that when I come out here, whatever is the value of I, it is one more than the position where I have to put that \0. So I will say I is equal to I minus 1. Or more importantly, I will say n char 1 is equal to I minus 1, where n char 1 is the length of first word, n char 2 is the length of second word. That is my assumption. So when I assign n char 1 equal to I minus 1,
In this case, what will be the value of n char? 5. And that is correct. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 characters. N char 1 is 5. But I have to put a backslash 0. So where should I put backslash 0 now? Whatever is the length, since the elements are 0, 1, 2, 3, 4, so 0, 1, 2, 3 n char minus 1 तक तो कैरेक्टर्स आ गए. n char जो पोजीशन है वहां पे बैकस्लैश 0 आ जाएगी. बराबर? Are you sure that I would have assembled this properly? I have assembled first word. Now I want to assemble the second word. Where will I assign the second word? Again I will have to start with I equal to 0 and again do the same thing, while this time second I plus plus sorry, I'll just come back. Sorry? How? When? You are saying get char here. You are reading a character. You don't know what that character is. At which point will you assign backslash 0? Please remember, till you complete this, this is not a single statement. There is actually something, something and body. This is iterating. Only when you finish the iteration, you know that there is a blank. Till then you don't know. ब्लैंक है कि नहीं पता कैसे चलेगा जब तक पूरा इटरेशन खत्म नहीं हो जाता. तो इटरेशन के बाहर आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ब्लैंक आई थी इसलिए बाहर आए. तब तक कैसे पता चलेगा? तो अंदर कहां असाइन करेंगे उसको बैकस्लैश? किस वैल्यू पे असाइन करेंगे? क्या यहां बैकस्लैश 0 लगाएंगे? यहां लगाएंगे? आपको कैरेक्टर तो हर बार पढ़ते रहना है. आपको यहां बैकस्लैश 0 लगाना है. लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा? जब तक आप ब्लैंक पढ़ के उसको चेक नहीं कर लेते, और जैसे चेक किया तो अब बाहर आ गए इटरेशन. तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते. तो चेक करके बाहर आओ या अंदर ही रहो घूमते. सो बैकस्लैश 0 हैज टू बी डन आफ्टर रीडिंग ऑल द कैरेक्टर्स. इट कैनॉट बी डन इन बिटवीन. ओनली थिंग इज, because I is incremented here, you will come out earlier. You will come out, sorry, when I will be one more than necessary. That is why you have to subtract. Now you can do exactly the same thing here, and this time again say now n char 2 equal to I minus 1, and second n char is equal to backslash. So now let me ask you a question. Suppose I have not said read 2 words, but I have said read 5 words, each separated exactly by 1 blank. Are you not going to write similar statements again and again and again? 5 वर्ड भी पढ़ना हो तो ये 5 बार लिखेंगे. 5 एरे के नाम हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिर मैंने कहा रीड 10 वर्ड्स, फिर से प्रोग्राम लिखोगे. वही चक्कर हो गया, कितने वर्ड्स पढ़ना है एग्जैक्टली मालूम नहीं है. तो हर एक को अलग अलग एरे में स्टोर करने की बजाय अगर मैं 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना लूं, एक रो में एक वर्ड, दूसरे रो में दूसरा, तीसरे रो में तीसरा, चौथे रो में चौथा, will it not be better? So let us extend this program now.
जरूरी नहीं है। मैं 40 वर्ड स्टोर करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए पहले इसमें प्रॉब्लम क्या था, एक लाइन में ये टाइप किए हैं और ब्लैंक स्पेसेस से अलग अलग किए। एक लाइन में कितने वर्ड ज्यादा से ज्यादा टाइप हो सकते हैं? 80 कैरेक्टर की लाइन होती है। अगर आपने एक एक कैरेक्टर का वर्ड टाइप किया तो भी 40 ही करोगे, क्योंकि दोनों तरफ ब्लैंक चाहिए उसको आगे, तो ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ड दे सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने 40 नहीं, आपने एक ही लंबा वर्ड टाइप किया, तो कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 80। तो ज्यादा से ज्यादा लेंथ एक वर्ड की है 80, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स आर 40, so an array of 40 by 80 is good enough for me. I don't need anything more. Okay, here we are saying now a problem is being defined, redefined again. The problem is multiple words are typed in a single line separated by a blank. Read all of them. अब मान लीजिए मैंने जो जो लिखा यहाँ पे वो ऐसे लिखा, ऐसे लिख, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। कितने शब्द हो गए इसमें? 5। 1 2 3 4 5। पहले इसमें 5 लेटर्स है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 3 है, 3 है, 3 है। आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता था। देयर कुड हैव बीन 10 5 7 व्हाटएवर। नाउ आई वांट यू टू डू द फॉलोइंग। दिस इज योर एरे वर्ड 40 by 80। तो मुझे क्या चाहिए? वर्ड 0 जो है, यानी 0 है थ्रो उसकी, उसमें मुझे HELLO है ना, ये स्ट्रिंग चाहिए। वर्ड का फर्स्ट एलिमेंट रो है, फर्स्ट रो, उसमें मुझे WORLD वर्ड का सेकंड एलिमेंट है, उसमें HOW चाहिए। थर्ड एलिमेंट उसमें ARU चाहिए। और फोर्थ एलिमेंट है, इसमें YOU चाहिए। फिफ्थ एलिमेंट में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वहां शब्द खत्म। अब अगर मैं 10 शब्द टाइप करूं तो आपको 10 रोज भरना है। 2 शब्द टाइप करूं 2 रोज भरना है। तो देखिए पहला प्रॉब्लम था वो स्पेशल केस हो गया। अभी फर्स्ट नेम सेकंड नेम खाली पढ़ रहे थे, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने आप चाहो देते जाओ, मैं धनाधन उनको स्टोर करना चाहता हूं। इसका जनरल प्रोग्राम एक्चुअली बहुत इजी है जितना लगे। जो हमने पहले इटरेशन लिखा था वही लिखना है, लेकिन उसको बार बार रिपीट करना है जब तक पूरे वर्ड खत्म नहीं हो जाते। जब तक पूरे वर्ड खत्म नहीं हो जाते तब तक रिपीट करना। जो बाहर का रिपीटिशन है उसके बारे में हम अलग से सोचें। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया यहां पर, I have a maximum capacity of 40 words. So I am saying, I don't care how much words you type, I will provide for reading 40 words. मेरी तरफ से आप 40 वर्ड्स पढ़ो। तो मैंने बाहर इटरेशन लगा दिया, फॉर I equal to 0, I less than 40, I plus plus। यहां पे जब भी मैं आऊंगा तो मेरे 40 वर्ड्स पढ़ लिए जाएंगे। अब हर एक वर्ड मुझे ith रो में पढ़ना है, लेकिन अब जे ये कॉलम जो है j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2 में डालना है मुझे एक एक कैरेक्टर। तो अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं इसके अंदर एक इटरेशन लगाऊंगा। यहां पे पहले मैं लिखूंगा j इक्वल टू 0। चूंकि मैं डिक्लेयर करना भूल गया था इसलिए यहां जाके j लिख दूंगा, और फिर यहां पे लिखूंगा while अब देखिए यहां मैं कुछ अलग कर रहा हूं। इसके अंदर क्या कर रहा हूं, ith रो के jth कॉलम में एक कैरेक्टर पढ़ रहा हूं और उसको चेक कर रहा हूं ब्लैंक है क्या। इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं मैं i या j को कभी, अभी इतना ही किया खाली। तो बताइए कि मैं यहां कब आऊंगा इसके अंदर। अगर जो कैरेक्टर पढ़ा वो अगर ब्लैंक नहीं होगा तो मैं यहां आऊंगा। पहला कैरेक्टर पढ़ूंगा मैं h, वो h चला जाएगा वर्ड 0 0 में, वो ब्लैंक नहीं है इसलिए मैं यहां आ गया। अब मैंने एक कैरेक्टर पढ़ा है जो ब्लैंक नहीं है, तो निश्चित है मुझे और आगे पढ़ना है, तो खाली मैं यहां पे j इक्वल टू j प्लस 1 कर दे। यानी j की वैल्यू 0 थी, आपने एक पढ़ लिया, ब्लैंक नहीं है तो आप यहां आ गए। यहां आने के बाद j को बढ़ा दिया आपने, वापिस चले गए। आए तो 0 ही है, अभी 0 ही थ्रो में। अगला कैरेक्टर पढ़ोगे आप e, वो e भी ब्लैंक नहीं है, e पढ़ा जाएगा, बाहर अंदर आके आप j इक्वल टू j प्लस 1 करेंगे, j2 हो जाएगा। ये इटरेशन चलता जाएगा कब तक, हेलो पूरा नहीं पढ़ ले। हेलो पढ़ने के बाद एक ब्लैंक पढ़ोगे आप। अब ब्लैंक जो पढ़ोगे यहां पर, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, आप यहां आ जाओगे। इस समय j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू यहां पे 0 थी, पहले ब्लैंक नहीं था तो आपने उसकी 1 कर दी, 1 पढ़ लिया 2 कर दी, 2 पढ़ लिया 3 कर दी, 3 पढ़ लिया 4 कर दी, 4 पढ़ लिया, ब्लैंक नहीं था तो उसकी वैल्यू आपने 5 करके रखी यहां पर। लेकिन जब आप 5th पढ़ोगे तो उस समय ब्लैंक हो जाएगा, वो आप बाहर आ जाओगे। यानी जब आप बाहर आए तो j की वैल्यू कितनी थी, 5। तो जो भी j की वैल्यू है उसी में आपको बैकस्लैश 0 डालना है। तो यहां पे अगर आपने लिख दिया वर्ड i j इक्वल टू बैकस्लैश 0, बराबर। अभी इसको एक कम करने की जरूरत नहीं है। पहले जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें यहां j प्लस प्लस लिखा था, इसलिए वो एक बढ़ के जा रहा था बाहर। अब यहां बराबर लास्ट वैल्यू पे बाहर आ जाएगा जब ब्लैंक होगी, तो वहां पे आपने 0 कर दिया। तो इसका मतलब ये असेंबल हो गया, ये असेंबल हो गया आपका, तो ये काम हो गया। अब आपको अगला वर्ड लेना है, यानी i को इंक्रीमेंट करना है, फिर j को 0 करना है। तो आप यहीं आ गए। अगर यहां पे आ गए आप, तो यहां आने से क्या होगा, ये बाहर का इटरेशन, यहां पे आपने i 0 से शुरू किया था, अब i इक्वल टू 1 हो जाएगा। i इक्वल टू 1 होके क्या होगा, फिर से ये इटरेशन शुरू होगा। i इक्वल टू 1 में j इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अब की बार में जो शब्द आप पढ़ेंगे वो वर्ड 1 0 1 1 1 2 में जाएगा। नेक्स्ट टाइम में i इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 0 3 1 3 2 में जाएगा। तो ये सब चलते जाएंगे। तो इसमें चक्कर यही है कि आपने हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू तो कर लिया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसको रोकने के लिए खाली इतना इंतजाम किया कि भैया मेरे को 40 वर्ड पढ़ना है। अब देखिए जब i इक्वल टू 0 1 2 3 4 है तब तक तो ठीक है, i इक्वल टू 5 हो गया तो अब क्या होगा सोचिए। यहां पे आ गया, अब i इक्वल टू 5 हो गया, j इक्वल टू 0 हुआ, आपने पहला कैरेक्टर पढ़ा। अब वो डिपेंड करता है उसने क्या टाइप किया। यहां पे मान लीजिए उसने ब्लैंक टाइप किया, तो अब वो कैरेक्टर पढ़ोगे, यहां पे लिख दोगे ब्लैंक, बाहर आ जाओगे व्हाइल लूप से, अरे ब्लैंक आ गया तो बैकस्लैश 0 कर दोगे। यानी ये शब्द ऐसा हो गया कि जिसमें वर्ड ही नहीं है, बैकस्लैश 0 पहले ही आ गया, वो इट्स ए नल स्ट्रिंग, इट हैज नो लेटर।
But suppose that fellow does not type that fellow types enter. See, this program is forcing you to type 40 words. आप कुछ भी करो, मेरे को 40 वर्ड्स दो, जब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला. ये भी सही नहीं है. हमने क्या बोला था? मल्टीपल वर्ड्स आर टाइप्ड इन ए सिंगल लाइन. यानी इसका मतलब यह है कि हाउ वर्ल्ड, हाउ आर यू के बाद में यहां ब्लैंक देने के बाद में वो एंटर दबाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है. तो अगर हम प्रॉब्लम को मॉडिफाई करें, दैट प्रॉब्लम इज नाउ इंटरप्रिटेड इज you are typing words separated by blank. After the last word and a blank, you must press enter. Suppose we say that. Okay. Now what it means? I have read a character here. Let me write this j equal to j plus 1 here. When I come here, okay, after the last blank, I would have put this into this array here, u. My enter will come at this point. If I can check for that enter symbol and say enter आ गया, बस करो. How can I do that? हाँ, बैकस्लैश एन, लेकिन कहाँ चेक करूं, किसको चेक करूं? मैंने जो पढ़ा है उसको तो असेंबल कर लिया. मैं अभी कोई कैरेक्टर ही नहीं मेरे पास चेक करने के. You think about this problem. I will write a program. I would like you to take that program down and analyze it at home. You understand the problem? Words हम बराबर असेंबल कर रहे हैं सब, लेकिन ये जो प्रोग्राम है 40 वर्ड्स पड़ेगा. हमारा प्रॉब्लम है कि एक लाइन में सेपरेटेड बाय ब्लैंक लिखा है. हमने इतना भी मान लिया कि आखिरी वर्ड के बाद में कोई एक ब्लैंक देगा जबरदस्ती, लेकिन जब भी वो एंटर टाइप करेगा तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए प्रोग्राम में बाहर आ जाना चाहिए. वो हम कैसे करेंगे? तो मैं अभी ये तो समझ गए प्रोग्राम कैसे. ईजी है, 5 हो वर्ड्स 10 हो कितने भी आप असेंबल कर सकते हो, लेकिन आपको एक लाइन में जितने वर्ड्स है उतने असेंबल करना है. Then you have to stop. So I am writing a program, read that carefully and try to write that program using some other logic. कोई दूसरा लॉजिक लगा के आप उसी प्रोग्राम को लिखने की कोशिश कीजिए. प्रॉब्लम समझ गए आप? मैं टाइप कर रहा हूं वर्ड्स, एक एक ब्लैंक डाल रहा हूं, उसके बाद जब भी मैं एंटर दबाऊं तो मैं चाहता हूं आप समझ ले भाई मेरे वर्ड्स हो गए, मैं बोर हो गया, अभी और वर्ड्स मुझे नहीं टाइप करने. तो जब भी मैं खत्म हो जाऊंगा, जितने भी वर्ड्स किए आपने उतने रखने और मुझे नंबर बता दें. तो एक नंबर वर्ड्स करके कोई एक वेरिएबल होगा, उसको आप इंक्रीमेंट करते जाए. वो सिंपल है, जो भी वैल्यू आई की होगी उतने वर्ड्स हैं. आई 0 था, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा. तो 0 1 2 3 4 तक है, यानी 5 वर्ड्स पढ़ लिया आपने. लेकिन ये आपको आखिरी में छापना, और जितने वर्ड्स आपने पढ़े उतने छापना है. तो कैसा करेंगे?
ये प्रोग्राम लिख लीजिए, मैं आपको 2 मिनट में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में एनालाइज कीजिए घर जाकर। लिख लिया? बचा होगा तो बाद में लिख लीजिए, देख लेते पहले। ये वही वर्ड्स 40/80 है। यहां पे n वर्ड्स एक नया वेरिएबल लगा दिया, टोटल कितने वर्ड्स हमने पढ़े वो बता रखा, i और j वेरिएबल। अब इसको थोड़ा अलग ढंग से लिखा, इसमें i = 0 किया, पहला कैरेक्टर पढ़ लिया। अब मुझे मालूम है कि पहला कैरेक्टर जो है वो नॉन ब्लैंक कैरेक्टर होगा, वर्ड का पहला h तो आएगा, इतना तो हमने बोल दिया है प्रॉब्लम में। क्या ये न्यू लाइन कैरेक्टर है? नहीं है, तो हम ये करेंगे, जब भी ये न्यू लाइन कैरेक्टर होगा हम बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब इस लाइन लिखते समय जहां पे भी हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर टाइप करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। हम एक एक कैरेक्टर पढ़ते जाएंगे, अगर वो कैरेक्टर न्यू लाइन हुआ तो बाहर आ जाएगा, इतना गारंटी। अब न्यू लाइन कैरेक्टर कब आ सकता है? एक शब्द, किसी भी शब्द के बाद एक ब्लैंक आएगी, उसके बाद ही न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा, ये हमारा स्पेसिफिकेशन है। तो पहला कैरेक्टर तो ब्लैंक नहीं होगा, लेकिन ये हमारा व्हाइल लूप है जनरल, तो यहां लिख दिया भाई। अब इसके यहां अंदर आ गए, यहां पे अंदर आए तो एक्स क्या है? कोई तो भी वैलिड कैरेक्टर है, लेकिन पहली बार आएंगे तो वैलिड कैरेक्टर, बाद में आएंगे तो ब्लैंक भी हो सकता है। तो यहां पे j = 0 रखते हैं, पहला जो कैरेक्टर है उसको व्हाइल x नॉट इक्वल टू ब्लैंक से चेक करेंगे। x पढ़ लिया है हमने, अब x कैरेक्टर न्यू लाइन नहीं था, क्या वो ब्लैंक है? अगर ब्लैंक नहीं है तो करंट शब्द में हमें डालना है उसको। करंट शब्द है i = 0 और करंट उसका अक्षर जो है j = 0। तो जो भी x पढ़ा हमने, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो वो वर्ड i j में डाल दिया, उसके बाद j बढ़ा लिया, यानी हम ये असेंबल कर रहे हैं। j 0 था, h उसमें डाल दिया, j को 1 कर दिया। j को 1 करने के बाद में नया कैरेक्टर पढ़ा, वो x में पढ़ा। तो अभी ये जो है नेक्स्ट कैरेक्टर e, ये वर्ड में नहीं गया, ये x में है। तो हर बार जो x में जो भी कैरेक्टर होगा उसको हम एग्जामिन करते जाएंगे, क्या करेंगे। तो सेकंड कैरेक्टर e आ जाएगा, यहां पे वापिस जाएंगे, इज x नॉट इक्वल टू ब्लैंक? यस, इट इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अंदर आके e को असाइन कर दिया, अगला कैरेक्टर पढ़ा, पढ़ते जाएंगे E L L O। अभी कहीं तो भी यहां पे ब्लैंक आ जाएगा LO के बाद में, तो जब भी वो j = j+1 में जब ये ब्लैंक आएगा तो हम यहां आ जाएंगे। उस समय j की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 एंड 5। j की वैल्यू जब 5 होगी, फिफ्थ कैरेक्टर हमने पढ़ा वो ब्लैंक निकला, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ कैरेक्टर एक्चुअली, फिफ्थ एलिमेंट। तो j की वैल्यू 5 है, तो वहां पे ब्लैंक की जगह हमें \0 डालना है। वर्ड i j = \0 कर दिया, ये वर्ड हो गया पूरा। अब अगला वर्ड असेंबल करने ऊपर जाना है हमें, तो i = i+1 कर दिया, तो हम यहां पे आ गए। यहां पे जो पहला कैरेक्टर है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। जिस तरह से हमने इस व्हाइल के पहले एक कैरेक्टर पढ़ा था, उसी तरह से हम एक और कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। यहां पे x = getChar, ये नए वर्ड का पहला कैरेक्टर होगा। जब हम यहां जाएंगे, वापस जाएंगे, यहां पे जो पहला कैरेक्टर होगा इसमें आता जाएगा, इसमें आता जाएगा, इसमें आता जाएगा, ब्लैंक होता जाएगा। लेकिन जब आखिरी वर्ड पढ़ लिया जाएगा RU ब्लैंक, तो ये ब्लैंक आने से यहां तक तो हमने कर लिया। अब अगला कैरेक्टर जो पढ़ेंगे वो एंटर होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा तो बोला x तो \n है, \n यानी कुछ मत करो, निकल आओ बाहर। उस समय जो भी वैल्यू i की होगी उतने वर्ड्स हमने पढ़े, क्योंकि i की वैल्यू जो हो जाएगी 5 हो जाएगी, और एलिमेंट 0 1 2 3 4 में हमने वर्ड्स रखे हैं, 5 इज द नंबर ऑफ वर्ड्स। You get this logic? Isn't it very simple and elegant? You can read as many words as you want till somebody hits enter. Now I will leave you with one more food for thought. रियल लाइफ में जो वर्ड्स लिखेंगे लाइन पे, वो एक एक ब्लैंक नहीं डालेंगे, कभी गलती से 2 ब्लैंक डाल दिए। तो अभी आपको एक सेंटेंस देता हूं, इस प्रोग्राम को ऐसा बनाइए कि वो सेंटेंस भी पढ़ लिया जाए। वो सेंटेंस ऐसा होगा, हेलो ब्लैंक 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 वर्ल्ड ब्लैंक
how blank blank r blank u blank 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 enter. And if you solve this problem, solve another one. Blank 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 hello. What you are telling me that I can enter any number of words in a line separated by blank. Now why should I print only one blank? It is my way of typing. Now you see the problem is similar. There are words separated by blanks. The result is also to be similar. You have to assemble these words in words 40 by 80, separate rows. But the work is harder. There could be any number of blanks. अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. अभी तक आपका लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा था. एक ब्लैंक आ गई, वर्ड खत्म हो गया. दूसरा वर्ड एंड ऑफ लाइन आ गया, सब वर्ड्स खत्म हो गए. अभी यहां पे भरोसा नहीं कब एंड ऑफ लाइन आए, भरोसा नहीं कब तक ब्लैंक आए. एक थर्ड पॉसिबिलिटी बताता हूं आपको छकाने के लिए. ब्लैंक 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 ब्लैंक, निकालो वर्ड. है नहीं कोई वर्ड. यू शुड बी एबल टू रिपोर्ट 0 वर्ड्स. अनदर पॉसिबिलिटी, रिटर्न ही दबा दिया मैंने शुरू में. ब्लैंक भी नहीं दिया आपको. आपका प्रोग्राम हर हालत में चलना चाहिए. समझ गए. अब ये प्रोग्राम लिखने की कोशिश कीजिए और इस बार प्लीज कोशिश सच में कीजिए, कोलैबोरेटिव कोशिश कीजिए. ये कोई एग्जाम नहीं है. 4 लोग मिलकर ट्राई कीजिए, प्रोग्राम लिखिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए 1-2 कंडीशन देके. ऐसा 5 वर्ड लिखना जरूरी नहीं. 2 वर्ड्स ले लीजिए, कोई भी सैंपल ले लीजिए, चलता है कि नहीं देखिए, सोचिए उसके बारे में, दोस्तों को पूछिए और कुछ भी करके कंसिडर दिस टू बी अ कलेक्टिव एक्सरसाइज. ट्राई इट योरसेल्फ हार्ड. Take anybody's help, but you must understand what is happening. And now resolve this problem. And come back when you come here on Saturday at 4 o'clock. I want one answer from all of you. One answer. Which I will take, I will write here. And I will analyze it and check whether it works or not. But each one of you should have read it. Email तो आप करते हैं? ईमेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ईमेल. तो मॉडर्न टाइम में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होता है? फोन से. वो फोन में दिक्कत यह है कि मैं प्रोग्राम आपको फोन पे समझाना मुश्किल है. J++ बोलूंगा, आप लिखे क्या बोल रहा है. ईमेल इज बेटर. सो स्टार्ट यूजिंग ईमेल. विच हॉस्टल्स यू आर इन टिपिकली? Okay, 3 large number of people in 3, some elsewhere. So form amongst yourself 2 coordinators. One person who will coordinate all people from hostel 3, another coordinator who will coordinate all people from elsewhere, and let these 2 coordinators have email so that one can send an email, and then you check what he has written, what you have written, but solve this collectively. You don't understand the power in collaboration. So far you are used to somebody is teaching like me, you are learning. But power of collaboration is enormous. आप 4 लोग बैठेंगे, सोचेंगे, 10 बार आपका प्रोग्राम गलत होगा. कोई सवाल ही नहीं, होगा गलत, क्योंकि आपको आदत नहीं है प्रोग्राम लिखने की. कुछ होगा. लेकिन मैंने अगर गलती करी है, हो सकता है एक गलती उसमें से ये पकड़ ले, दूसरी गलती आप पकड़ लो, आप कुछ लिखोगे, आपकी गलती वो पकड़ ले. इस तरह से इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग. सो डू दैट नाउ. बट